नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वितान पूरक पुस्तक भाग 2 के पार्ट 2 जूझ का पाठन करेंगे, जिसके लेखक हैं आनंद यादव। सबसे पहले चलते हैं पाठ की रूपरेखा की ओर। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है। जूझ शीर्षक कहानी मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है, जो कथानायक आनंदा के जीवन संघर्षों से संबंधित है। आनंदा का मन पाठशाला जाने के लिए सदा लालायित रहता है, परंतु पारिवारिक दुविधाओं के कारण अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा महसूस करता है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से आनंदा के संघर्ष की मार्मिक चेतना को पाठकों के सामने जीवंत कर दिया है। यह एक किशोर के देखे एवं भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदुरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इसमें जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की अनूठी झांकी है। चलते हैं पाठ की सार की ओर। सर्वप्रथम जानते हैं आनंदा और उसके परिवार के बारे में। आनंदा के परिवार में उसके दादा अर्थात पिता व माँ रहते थे। आनंदा की तीव्र इच्छा थी कि वह पढ़ाई पूर्ण करे। उसे 5वीं कक्षा के बाद पिता ने स्कूल जाने नहीं दिया था। पिता नहीं चाहते थे कि आनंदा पढ़े, क्योंकि वे सारे कामकाज का बोझ आनंदा के ऊपर डालकर स्वयं अलमस्त हो गांव देहात में घूमना चाहते थे। उनके खराब आचरण और गुस्से वाले व्यक्तित्व के कारण आनंदा अपने पिता से अपने मन की बात नहीं कह पाता था। खेत का सारा काम करता था। एक दिन उसने अपने मन की बात अपनी माँ से कही, किंतु माँ की पिता के सामने नहीं चलती थी। इसलिए आनंदा और उसकी माँ ने यह योजना बनाई कि वे दत्ताजी राव के पास जाएंगे और दत्ताजी राव से ये निवेदन करेंगे कि वे पाठशाला जाने के लिए दादा अर्थात पिता को राजी करें। दत्ताजी राव का व्यक्तित्व और उनका न्यायोचित व्यवहार। दत्ताजी राव गांव के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने आनंदा और उसकी माँ की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनकर यह समझ लिया कि आनंदा की पढ़ने में रुचि है। अतः उन्होंने आनंदा से कहा कि जब तुम्हारा पिता खेत से लौट आए तो तुम उसे मेरे पास भेजना। आनंदा ने चलते समय दत्ताजी राव से निवेदन किया कि वह पिता को यह ना कहें कि वे और माँ उसके पास आए थे, वरना वे उन पर गुस्सा करेंगे। दत्ताजी राव ने उन्हें आश्वासन दिया और जब आनंदा के पिता दत्ताजी राव से मिलने आए तो उन्होंने उसे आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए राजी करने की बात करी। दत्ताजी राव जानते थे कि आधुनिक युग में शिक्षा ही वह हथियार है जिससे समाज में स्वयं को मजबूती प्रदान की जा सकती है। अतः दत्ताजी राव लेखक के इस संघर्ष में उसके साथ थे और उन्होंने लेखक के पिता को राज़ी करा लिया। आनंदा और उसकी पाठशाला संबंधी अनुभव। आनंदा के पिता ने दत्ताजी राव के दबाव में आकर आनंदा को पाठशाला जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन उससे यह वचन लिया कि पाठशाला से निकलकर सीधे खेत पर हाजिर होगा, पानी लगाएगा, ढोर चराएगा और ज़्यादा काम होने पर पाठशाला में गैर हाजिर भी होगा। तमाम काम काज के बीच रोते धोते पाठशाला शुरू हुई। आनंदा को 5वीं कक्षा में दोबारा जाकर बैठना पड़ा, क्योंकि उसने यह कक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। पहले ही दिन एक चौहान के लड़के ने उसकी मटमैली धोती और गमछे को लेकर मजाक उड़ाया, जिससे दुखी होकर आनंदा ने सोचा कि अब वह पाठशाला नहीं जाएगा, किंतु फिर उसने मुश्किलों का सामना करने का निश्चय किया। विद्यालय में वसंत पाटिल नाम का एक होशियार लड़का आनंदा का मित्र बन गया। वह आनंदा से उम्र में कम था और ज्ञान में ज़्यादा था। इस बात ने आनंदा को मन ही मन कचोटा और उसने वसंत पाटिल की ही भांति बनने का निर्णय किया। आनंद वसंत से प्रभावित होकर पढ़ाई और सारे कामकाज उसी की भांति करने लगा। एकाग्रता के कारण गणित समझ में आने लगी, सवाल सही होने लगे और मंत्री मास्टर जो गणित के अध्यापक थे उससे उन्हें शाबाशी मिलने लगी। मास्टर ने अपनेपन का व्यवहार आनंदा से
जताया। पहली बार किसी ने आनंदा नाम से लेखक को संबोधित किया था। इस प्रकार अपनेपन के व्यवहार और वसंत की मित्रता के कारण पाठशाला में आनंदा का विश्वास बढ़ने लगा। मराठी अध्यापक सौंदलगेकर जी का आनंदा पर प्रभाव। श्री सौंदलगेकर जी मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं कविता में रम जाते थे। उनका गला सुरीला था और वे छंद, लय, गति, ताल के अच्छे जानकार थे। अतः कविता की रसिकता और भी अधिक बढ़ जाती थी। वे कविता को गाकर तथा उसका अभिनय कर उसे और भी जीवंत कर देते थे, जिससे कविता के भाव सहज समझ में आ जाते थे। मास्टर स्वयं भी कविता लिखते थे। अतः आनंदा को इस बात पर विश्वास होने लगा कि कविता लिखने वाला व्यक्ति भी हाड़ मास का एक मनुष्य होता है। अतः कविता लेखन की प्रेरणा मास्टर से पाकर स्वयं आनंदा भी कविता करने लगा। आनंदा और उसकी लगन। आनंदा को कविता करने समय दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। एक तो यह कि पहले उसे अकेलापन बहुत अखरता था। खेत में काम करते हुए गपशप करने के लिए वह किसी न किसी का साथ चाहता था, लेकिन अब काम करते या ढोर चराते हुए उसे अकेलापन नहीं खटकता था, क्योंकि वह अकेले में कविता का अभिनय करके ज़ोर ज़ोर से गाकर और भी अच्छी तरह उसे सीख सकता था। दूसरा यह कि आनंदा स्वयं कविता लिखता ही नहीं था, बल्कि स्वयं की लय देकर भी उसे अच्छे से गा सकने में समर्थ था। अतः अब कविता लेखन में उसे आनंद आने लगा। हर समय कविता लिखने के लिए आनंदा के पास उसके खीसे में कागज़ और पेंसिल रहती थी। ना होने पर वह पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिखता, लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिखता और कंठस्थ हो जाने पर उसे मिटा देता। इस प्रकार आनंदा पर शब्दों का नशा चढ़ने लगा और वह काव्य के प्रति अपनापन महसूस करने लगा। समापन। इस प्रकार पाठ के माध्यम से हमने जाना कि आनंदा द्वारा विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ने की लालसा ने धीरे धीरे साहित्य और संगीत तथा परिवेश के प्रति कलात्मक दृष्टिकोण आनंदा को दिया। हम जीवन की विकट स्थितियों में भी स्वयं को आशावान बना सकते हैं। दृढ़ संकल्प, विश्वास और संयम मनुष्य के वे अस्त्र हैं जिनसे वह एक नए आयाम को विकसित कर सकता है। धन्यवाद।